हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। चलो स्टार्टिंग से याद करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने इंडेक्स देखा था कि इंडेक्स में अपने को क्या क्या देखना है पूरे इनकम टैक्स लॉ में। उसके बाद हम आ गए थे कि टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स कौन चार्ज करता है, लेवी कौन करता है। तो टैक्स गवर्नमेंट लेवी करता है, सभी पर्सन के ऊपर लेवी करता है ताकि वो अच्छी अच्छी सर्विसेज आम आदमी को दे सके। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में बोला था कि लॉ कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, लॉ की गवर्निंग अथॉरिटी कौन होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। आर्टिकल नंबर याद करने की कोशिश करो, अगर बाई चांस एमसीक्यू आए तो याद रहना चाहिए। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है, पार्लियामेंट में मेक अ लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 270 बोलता है ऑल टैक्स एंड ड्यूटीज लेविड बाय द except specified levied by the central government and distributed between union and state in manner prescribed by president और फाइनेंस कमीशन। उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस देखा था हमने। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी, सीबीआईसी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसके बाद में अपन ने उसका डिफरेंस देख लिया था शॉर्ट में, आपको एग्जांपल के साथ मैंने समझाया था। उसके बाद में आगे थे अपन इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ प्रोविजन दे के रखी होंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है आर्टिकल नंबर 246 रेड विथ शेड्यूल 7, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट देके रखी है। जिसमें यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, ऐसा लॉ बना सकते हैं। उसके बाद में एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट का, जिसमें बोला है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, उसके लिए लॉ बना सकते हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स लॉ में अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी, कौन सी चीजें पढ़नी है, ये सारी डिस्कस किए थे अपन ने। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने, फाइनेंस एक्ट पढ़ना है। उसके बाद सर्कुलर पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, केस लॉस पढ़ने, ये सारी चीजें अपने को इनकम टैक्स लॉ में पढ़नी है। उसके बाद में बजट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि बजट कब आता है, इंटरिम बजट कब आता है, फाइनल बजट कब आता है, फेब में बजट आता है। उसके बाद में फाइनल बजट जो है, इंटरिम बजट अगर प्रेजेंट हुआ फेब में तो जुलाई में अपना फाइनल बजट आ जाता है। उसके अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल हो जाती है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाती है और इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाती है। उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताया था मैंने। डायरेक्ट टैक्स का जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कैसे एप्लीकेबल होता है, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद में लॉ कैसे पास होता है, हर साल अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस अ बिल, फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट में अपन पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में बिल पेश करते हैं। उसके बाद में ये बिल जो है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसको पास किया जाता है। उसके बाद में प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन मार दिया और अपना फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट अपने इनकम टैक्स को फिर अमेंड करने चालू कर देता है। उसके बाद में सेक्शन और सबसेक्शन के बीच में, सॉरी सबसेक्शन और क्लॉज के बीच में अपन ने डिफरेंस समझा था। सबसेक्शन कौन से होते हैं, जिसमें जो सेक्शन के जो अलग अलग पॉइंट है वो सारे मिलके अपने को कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तब उसको सबसेक्शन बोलते हैं। क्लॉज जो होता है उसमें जो अलग अलग पॉइंट देके रखे वो किसी से रिलेटेड नहीं, इंडिपेंडेंटली अपन पढ़ सकते हैं उसको, इंडिपेंडेंटली वो समझ जाएंगे, तो उसको अपन क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद में प्रोविजन क्या होता है वो अपन ने देखा था। उसके बाद अपन आए थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिसको अपन ने चालू कर दिया था। इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसको एप्लीकेबल हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। इसमें लगभग 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल से जो एप्लीकेबल हो गया था 1 अप्रैल 1962 से। उसके बाद में आपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, चार्जिंग सेक्शन मतलब ये होता है कि जो इनकम टैक्स का जो चार्ज है, लेवी है, वो कब आ सकती है, उसके लिए जो कंडीशंस देख रखी है वो होती है चार्जिंग सेक्शन में। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, टैक्स शैल बी चार्ज एट अ रेट प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर by annual finance act or income tax act or both. The charge is on every person. Tax is chargeable on total income earned during the previous year and not in assessment year, and tax shall be levied as per the provision of the income tax act. उसके बाद में अपन ने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, HUF हो सकता है, फर्म इंक्लूड LLP, कंपनी, एओपी बीओआई क्या होता है, इसमें के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो अपन ने देखा था। उसके बाद में लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन,
ये सारी चीजें अपने पर्सन के डेफिनेशन में आती थी। उसके बाद में हमने पर्सन के साथ साथ एक और डेफिनेशन पढ़ी थी जो है असेसी की डेफिनेशन। असेसी मतलब क्या होता है रे बच्चों? असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, इज पेबल अंडर दिस एक्ट। ये होता है एसएससी की डेफिनेशन। एसएससी की डेफिनेशन में और कुछ तीन चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहला तो डीम टू बी एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट, और एक कंडीशन ऐसी थी कि जिसका प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुका है, जिसका प्रोसीडिंग इनिशिएट होने वाला है किसके मतलब उस पर्सन के ऊपर क्यों होने वाला है प्रोसीडिंग इनिशिएट, ताकि उसका इनकम जो है या फिर लॉस है या फिर किसी और का इनकम है जो उसके रिलेटेड में जो मतलब किसी और का इनकम है, वो जो असेसी है वो उस पर्सन के लिए असेसेबल है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है उस इनकम के ऊपर टैक्स भरने के लिए। एक्चुअल में इनकम तो दूसरे का है, इनकम दूसरे का है, पर वो खुद लायबल है वो इनकम के ऊपर टैक्स भरने के लिए। उसको अपन क्लबिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें असेसी के डिफिनेशन में कवर होती थे। तो उसके बाद में अपन ने एक निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष क्या आया था? एवरी पर्सन इज नॉट असेसी, एवरी पर्सन इज नॉट असेसी, एवरी पर्सन इज नॉट असेसी, बट एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। तो चलो यहां तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में रिवीजन हो गया होगा, तो बहुत बढ़िया बढ़िया। अब चालू करते थे अपना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंटेंट चैप्टर का। आज हम पढ़ने वाले, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है, कहाँ दी है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन? सेक्शन नंबर 2। क्या आएगा यहाँ पे? क्लॉज आएगा, सबसेक्शन आएगा, क्लॉज आएगा। क्या है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन? बहुत ही फालतू सी, चिल्लर सी डेफिनेशन देके रखी है प्रीवियस ईयर की। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर immediately preceding preceding the assessment year, assessment year। देखो क्या मस्त डेफिनेशन बना के रखी, क्या मस्त डेफिनेशन बना के रखिए कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है? असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का जो ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का ईयर अपना फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर होता है। तो मैंने ऊपर बताया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर ही, बजट जब सिखा रहा था मैं, बजट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, तो फाइनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है अपना। फाइनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का, असेसमेंट ईयर को जो चिपका के होता है वो ईयर अपना होता है प्रीवियस ईयर। अब ये तो बता दिया, अब असेसमेंट ईयर बता भाई तू, चल असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो इसके नीचे और एक बात लिख लो, एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने जैसा है वो भी। इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, केस ऑफ न्यू बिजनेस, previous year equals to date of setting up of business, date of setting up of business to 31st मार्च। तो जो बिजनेस नया शुरुआत हुआ है, जिन्होंने नया नया बिजनेस डाला है, जिनकी नई नई बिजनेस की शुरुआत है, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? जिस दिन उन्होंने बिजनेस चालू किया है, जिस दिन उन्होंने बिजनेस चालू किया उस दिन से लेके 31 मार्च तक अपना प्रीवियस ईयर बन जाएगा। 31 मार्च तक अपना प्रीवियस ईयर बन जाएगा। अब असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन लिखो, समझाता हूं मैं आपको, तब समझाता हूं, बस पहले लिख लो। असेसमेंट ईयर, सेक्शन
2 थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में लिखिए, तो गलत हो गया। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में देखे रखिए, और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 9 में देखे रखिए। अब ओके। तो चलो, असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 12 मंथ। वाह, क्या होता है असेसमेंट ईयर? क्या होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ? 12 महीने का एक पीरियड, उसको अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं। कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। मतलब 1 अप्रैल से जो पीरियड चालू होने वाला है, 12 मंथ का जो पीरियड चालू होने वाला है, 12 मंथ का, उसको अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं। उसको अपन असेसमेंट ईयर बोलता है। और असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का जो साल है, असेसमेंट ईयर के चिपक के जो पिछले का साल है, उसको अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं। उसको अपन प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो अब अपन 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027, ओके। अब ये जो है अपना असेसमेंट ईयर है, ये अपना असेसमेंट ईयर है। इसके इसके पीछे का साल 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26, ये अपना हो गया प्रीवियस ईयर। ये अपना हो गया प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है अपना? प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक अपना प्रीवियस ईयर हो जाएगा। 31 मार्च 26 तक अपना प्रीवियस ईयर हो गया। उसके पहले का जो साल है, उसके आगे का जो साल है, उसके आगे का जो साल है, वो अपना आ जाएगा असेसमेंट ईयर। वो अपना आ जाएगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर कौन सा आ जाएगा अपना? 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 तक अपना आ जाएगा असेसमेंट ईयर। तो देखो, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है? पीरियड स्टार्टिंग 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल। और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है अपनी जो भी पीरियड जो है वो असेसमेंट ईयर के पीछे का साल है, असेसमेंट ईयर के पीछे का साल है, वो अपना बन जाएगा प्रीवियस ईयर। एक सेकंड होल्ड करना। ओके, चलो, समझ में आया यहाँ तक? तो प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? एक साल पीछे असेसमेंट ईयर के। असेसमेंट ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से पीरियड चालू होने वाला है, 12 मंथ का पीरियड जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो अपने एग्जाम के लिए अपने को क्या पढ़ना है? अपना एवा है 26-27, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26 अपना फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। समझ में आया क्या? हर एक क्वेश्चन में आपको देखे रखा हूँ कि इसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है। तो अपने लिए एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर उन्होंने देखे रखा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि कैलकुलेट अ टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। समझा? चलो, अब एक जनरल रूल, एक जनरल रूल क्या? अपना प्रीवियस ईयर कौन सा लिया अपन ने?
प्रीवियस ईयर अपना कौन सा है, 25-26। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है अपना, 25-26। जो भी इनकम अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन में कि tax is chargeable on total income earned in previous year and not in assessment year तो अगर मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 हो गया, तो मैं जो पैसा 25-26 में कमाऊंगा वही मेरा फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा 25-26, और उसका असेसमेंट ईयर कौन सा बन जाएगा, 26-27। उसका असेसमेंट ईयर कौन सा बन जाएगा, 26-27। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, प्रीवियस ईयर जो है अपना 24-25 है, प्रीवियस ईयर अपना 24-25 है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ जाएगा, प्रीवियस ईयर में अपन पैसा कमा रहे, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है अपना 24-25 से आ जाएगा, 24-25 से आ जाएगा। और उसके रिलेटेड असेसमेंट कब होगा, तो असेसमेंट ईयर अपना हो जाएगा इसके लिए 25-26। समझा क्या? तो जो साल अपन इनकम कमा रहे, अपन अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल ईयर वहां पे लिखेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अपना फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, वही अपना प्रीवियस ईयर हो जाएगा, क्योंकि उसी में अपन पैसा कमा रहे, फाइनेंशियल ईयर में ही अपन पूरा पैसा कमा रहे, तो उसके लिए वो अपना प्रीवियस ईयर बन जाएगा। और प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद जो साल चालू होने वाला है, 12 मंथ का पीरियड 1 अप्रैल से जो चालू होने वाला है, वो अपना बन जाएगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में अपन कौन से साल का टैक्स पे करेंगे, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में जो अपन ने इनकम अर्न की है, प्रीवियस ईयर में जो अपन ने इनकम अर्न की है, उसका जो टैक्स है वो अपन असेसमेंट ईयर में भरेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो भी टैक्स रेट लगेंगे वो अपने प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर लगेंगे, और उसका टैक्स अपन असेसमेंट ईयर में पे करेंगे। अरे समझ में आया क्या, बोलो ना, समझ में आया क्या? तो जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल क्या हो रहा है यहाँ पे अपना, कि जो भी इनकम है, जो भी अपना इनकम है फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर जो अपना 25-26 है, 25-26 है, जिसमें हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं, इनकम जिसमें अपन इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका टैक्स अपन कब पे करेंगे, असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा उसका, 26-27 एवाय रहेगा उसका, और इसका टैक्स ऑन सच इनकम। तो क्या रहेगा, देखो, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर जिसका अपन टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर में, तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा अपना 25-26, जिसका अपन टैक्स पे करेंगे 26-27 में। ये हो गया अपना जनरल रूल, जनरल रूल, ये अपना हो गया जनरल रूल। अब क्या बोला मैंने, जो भी इनकम अपन ने अर्न की है प्रीवियस ईयर में, जो भी इनकम अपन ने अर्न की है फाइनेंशियल ईयर में, जो भी इनकम अपन ने पिछले साल अर्न की है, उसका टैक्स अपन नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले, उसका टैक्स कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, जो अपना होने वाला है असेसमेंट ईयर। तो इनकम अर्नड इन फाइनेंशियल ईयर, इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन असेसमेंट ईयर। तो जिसका टैक्स अपन असेसमेंट ईयर में पे करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर पे करने वाले। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, पिछले साल। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, पिछले साल। अपन इनकम कब अर्न करने वाले, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में, उसका टैक्स की पेकअप करने वाले अपन असेसमेंट ईयर में। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर साथ में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब टैक्स अपने को समझना पड़ता है, टैक्स अपने को समझना पड़ता है, तब जो टैक्स की लैंग्वेज है, जो टैक्स की लैंग्वेज है वहां पे अपने को प्रीवियस ईयर यूज करना है। टैक्स की लैंग्वेज में अपने को प्रीवियस ईयर यूज करना है, पर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से अपने को समझ में आए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आपको कहीं लिखने की जरूरत पड़ी, तो प्लीज कृपया करके फाइनेंशियल ईयर मत लिखना, फाइनेंशियल ईयर मत लिखना, प्रॉपरली प्रीवियस ईयर लिख के आना है वहां पे। मैं अभी यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर बता रहा हूँ, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं फाइनेंशियल ईयर यूज करने
यूज करना बंद कर दूंगा, अपन तब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में खेलने वाले। तो यहां तक समझ में आया कि जनरल रूल क्या बोलता है, अपना जनरल रूल क्या बोलता है कि जो प्रीवियस ईयर का इनकम जो है वो असेसमेंट ईयर में अपन टैक्स का रिलेटेड टैक्स अपन पे करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पेज होते हैं खत्म, तो मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ डुप्लीकेट। ओहो, ओके, हो गई यहाँ तक बात। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी जो बोला ना कि जनरल रूल क्या है, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो अपन असेसमेंट ईयर में पे करने वाले, वो अपन असेसमेंट ईयर में पे करने वाले। मैंने आपको झूठ बोला, मैंने आपको झूठ बोला, मुझे माफ कर देना दोस्तों। ये जो इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर जिसका टैक्स अपन पे करने वाले असेसमेंट ईयर में, मैंने आपको झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ता है। तो जनरल रूल क्या है अपना? जनरल रूल क्या है अपना कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर assessed in assessment year, assessed in assessment year, इसके कुछ एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन मतलब अब अपना जनरल रूल क्या है, प्रीवियस ईयर का टैक्स, प्रीवियस ईयर का इनकम है उसका टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना है। अब इस रूल के लिए एक्सेप्शंस क्या हो जाएंगे? प्रीवियस ईयर का टैक्स तुमको प्रीवियस ईयर में पे करना है, सिंपल एज दैट। प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में ही पे करना है। मतलब जो भी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, जो भी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न किया है उसका टैक्स जो है वो अपने को प्रीवियस ईयर में ही पे कर देना पड़ेगा। तो क्या है ऐसे एक्सेप्शंस? तो एक्सेप्शन में क्या रहेगा? देखो, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर is assessed in previous year itself, in previous year itself। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर ही अपना यहाँ पे असेसमेंट ईयर बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर अपना 25-26 रहा, तो अपना असेसमेंट ईयर भी इस केस के लिए 25-26 ही बन जाएगा। इसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा अपना 25-26। मतलब सारे ईयर सेम ही रहेंगे अपने, क्योंकि इनकम भी अपन 25-26 में अर्न कर रहे हैं। जनरल रूल के हिसाब से अगर इनकम अपन ने 25-26 में अर्न किया तो उसका टैक्स अपन 26-27 में पे करेंगे। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें प्रीवियस ईयर में अपन ने इनकम अर्न किया उसका टैक्स भी अपन प्रीवियस ईयर में ही पे करेंगे। तो अपना प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा, जो अपना फाइनेंशियल ईयर भी रहेगा। समझ में आया क्या? तो क्या है ऐसे एक्सेप्शंस? क्या है ऐसे एक्सेप्शंस? सबसे पहला एक्सेप्शंस है अपना नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। अब नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई अपने भारत का रहीवासी नहीं है, भारत में वो रहता नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, भारत के बाहर का है, फिरंगी है साला। अब वो यहाँ पे इनकम अर्न करने के लिए आ रहा है, कुछ बिजनेस है उसका, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है उसका, कुछ बिजनेस नहीं शिपिंग बिजनेस है उसका। और शिपिंग बिजनेस में के लिए वो यहाँ से पैसे लेके जा रहा है, यहाँ पे इनकम अर्न कर रहा है। कुछ कुरियर वहां से लेके आया, कुछ बॉक्स वहां से लेके आया और इधर से पैसा छाप रहा है, इधर से लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहा है। पैसा कलेक्ट करने के बाद वो समुद्र के रास्ते से निकल जाएंगे अरे फिर से। तो गवर्नमेंट बोलती ना ना ना, रुक 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 रुक। अब
हमारा जनरल रूल क्या बोलता है कि इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर टैक्स्ड इन असेस ईयर, असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। तो अपना जनरल रूल क्या बोलता है कि हमने अगर प्रीवियस ईयर में कोई इनकम अर्न किया होगा उसका टैक्स जो है अपन असेसमेंट ईयर में पे करने वाले हैं। पर तू फिरंगी, तू तो हमको चंदन लगा के चूना लगा के निकल जाएगा। ये अपना भारत है, यहाँ से तू आएगा, यहाँ पे आएगा, लोगों से पैसा कलेक्ट कर लेगा, कुछ बिजनेस रहा उसका तो, और यहाँ से ही निकल जाएगा। तो दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, यहाँ पे जो दिल्ली में बैठे वाले वो बोलेंगे इसको, ए रुक रुक रुक, अब तू क्या है, पैसा यहां से कमा लिया, पैसा यहां से तूने कमा लिया, ये अपना नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस वाला है, ये अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बोलेंगी, तू यहां से पैसा कलेक्ट कर लिया ना, यहां से इनकम अर्न किया, तो बोलेंगे हाँ मैंने तो इनकम अर्न किया है यहां से, तो इसके ऊपर का टैक्स कौन पे करेगा, तो ये बोलेगा टैक्स तो असेसमेंट ईयर में पे करेंगे ना। अब गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, हाँ असेसमेंट ईयर में तो हमारा जनरल रूल तो ऐसा ही है कि हम असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स कलेक्ट करेंगे, पर तू साले फिरंगी यहां से समुद्र में आएगा, समुद्र से निकल जाएगा, तो टैक्स कौन तेरा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेंगी तू नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है ना, तेरे लिए कुछ भी नहीं रहे ऐसे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, तूने जैसे पैसे कमाई कर लिए आने यहाँ से, चल तू टैक्स भर दे। तू यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स भर देने का, ज्यादा नखरे करने का नहीं कि तेरे को असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल हो जाएगा, तेरा प्रीवियस ईयर का इनकम है ना आई, चुपचाप यहाँ पे टैक्स पे कर देने का। तो सबसे पहला एक्सेप्शंस क्या है अपना, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, जो भी नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस है जिसने पैसा अर्न किया है प्रीवियस ईयर में, जिसने पैसा अर्न किया है प्रीवियस ईयर में, उसको उसका टैक्स जो है, वो इनकम के ऊपर का टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, तो प्रीवियस ईयर में ही उसको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, समझ में आया क्या। ये हो गया अपना फर्स्ट एक्सेप्शन, ये हो गया अपना फर्स्ट एक्सेप्शन। अब अपन सेकंड एक्सेप्शन चढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे मतलब पूरे भारत में ही सितंबर में जब अपना अटेम्प्ट रहता है, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा बैठते, गणपति बप्पा एकदम ढोल ताशे सब होता है हमारे यहाँ। कभी आना महाराष्ट्र में गणपति देखने, स्पेशली पूना मुंबई की साइड, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। तो सितंबर में अपने पास गणपति बप्पा बैठते हैं, जनरली सितंबर में आते हैं, अगस्त सितंबर के आसपास करीब करीब। अब जो ये गणपति बप्पा बड़े बड़े सेट लगाते, बड़े बड़े पूरे तैयारी चलती है, बहुत सारा पैसा कलेक्ट करते, बहुत सारे लोग यहाँ पे डोनेशन देते, बहुत सारे लोग डोनेशन देते, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, मतलब स्पॉन्सर रहते हैं वो सारे बिजनेस वाले। तो ये जो गणपति के लिए ना एओपी या फिर बीओआई फॉर्म कर लिया, 10-15 लोग हैं, इन्होंने एओपी बीओआई फॉर्म कर लिया, इन्होंने एओपी बीओआई फॉर्म कर लिया। अब ये देखो 4 लोग हो गए, आ गया, हाँ, ये देखो 8 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, और इनको बड़ा कर देते अपन, थोड़ा बड़ा ग्रुप बना देना। कॉपी, आ रहे भाई आना, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये देखो ये बड़ा ग्रुप, ये सारे लोगों ने मिलके एक एओपी बीओआई बनाना। हमको इस साल के गणपति एकदम जोरों शोरों से मनाने हैं, हमको बहुत सारे लोग इकट्ठा करने, फॉरेन से लोग बुलाने यहाँ पे अपने को नाचने के लिए गणपति के बापा के सामने, फॉरेन से अपने को डीजे लाने, फॉरेन से अपने को ढोल ताशे वाले बजाने वाले लाने। फिरंगियों को अपना यहाँ का कल्चर समझना चाहिए, जो सारे लोग हैं दुनिया के जो हमारे इंडिया को नाम रखते हैं उनको अपना कल्चर समझ में आना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने ठान लिया कि अपन बहुत बड़ा एओपी बनाएंगे, बहुत बड़ा बीओआई बनाएंगे। एओपी बीओआई का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है।
तो ये सारे लोग इकट्ठे आए और इन्होंने ये अपना गणपति बप्पा का इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया। गणपति बप्पा का इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया। अब गणपति बप्पा का इवेंट कितना चलेगा? 2 महीने ज्यादा से ज्यादा। अगर अगस्त सितंबर में अगर गणपति बैठ रहे होंगे तो ये जून जुलाई से तैयारी करेंगे, जून या जुलाई से तैयारी करेंगे। अपना फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा? अप्रैल में। खत्म कब होगा? मार्च में। या नीचे लिखते हैं अपन, चलो ये जून जुलाई यहाँ पे ले लेते हैं। खत्म कब होगा? मार्च में। अब यहाँ पे जून जुलाई में हो गया, समझो अक्टूबर में इस सारा इवेंट का जो पैसा है ये सारा हिसाब वगैरह लेके ये 4-5 मंथ में पूरा इसका हिसाब हो गया, सारे इवेंट्स हो गए, सब खत्म हो गया यहाँ पे। अब इन लोगों ने मिला के एक AOP BOI बनाया था जो बस 4-5 महीने काम किया और बाद में इसको खत्म कर दिया कि अब ये जो AOP BOI है वो नेक्स्ट ईयर बनेंगे। इस साल का काम तो अपना हो गया, नेक्स्ट ईयर बनाओ। अब ये जो शॉर्ट इवेंट है अगले साल होगा कि नहीं इनसे? ये लोगों से समझो बुढ़े हो गए नेक्स्ट ईयर सबके सब एक साथ ही, तो इनसे नेक्स्ट ईयर होगा क्या नहीं? कुछ आधे दुनिया चली गई दूसरे देश में, दूसरे सिटी में चले गए कुछ लोग, अब ये 4-5 ही लोग बचे, तो इस नेक्स्ट ईयर बनाना है क्या नहीं AOP BOI? तो इनका डिसीजन। तो AOP BOI जो इन्होंने बनाया वो जो है वो उन्होंने अब डिसॉल्व कर लिया। अब डिसॉल्व कर दिया तो ये जो AOP BOI ने इनकम अर्न किया है तो इसका टैक्स कौन पे करेगा? तो फिर से ये लोग क्या बोलेंगे कि जनरल रूल क्या बोलता है? इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। तो हमारा जो है हमने 4-5 मंथ में जो पैसा कमाई किया है उसका अपन टैक्स नेक्स्ट ईयर में आप पक्का गवर्नमेंट हम पक्का असेसमेंट ईयर में दे देंगे। अब ये लोग है ना भागे, सबके सब भागे, तो क्या गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा क्या नहीं? तो गवर्नमेंट बोलता है रुक, तूने AOP BOI शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया है ना, चल तू नेक्स्ट ईयर में पैसा नहीं पे करेगा, मुझे पता है, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है रे, जैसे दिल से मेरे को आवाज आ रही तू नेक्स्ट ईयर पैसा पे नहीं करेगा मुझे, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए तुमने AOP BOI बनाया था। अब नेक्स्ट ईयर ये सबके सब लोग बाहर देश चले गए, बाहर के गांव चले गए, कोई इधर नहीं रहा, ये AOP BOI ही नहीं रहा, तो इसका टैक्स कौन पे करेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है जो भी AOP BOI या फिर AJP AOP BOI या फिर AJP जो है फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, तो इनके लिए भी प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा। तो इनको भी प्रीवियस ईयर का टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? ये हो गया एक दूसरा एक्सेप्शन अपना। अब बात करते तीसरा एक्सेप्शन। अब भी अपने ऊपर पढ़ा, पर क्या पढ़ा? प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? असेसमेंट ईयर के पहले का साल। प्रीवियस ईयर में अपन ने और एक सेंटेंस पढ़ा, क्या पढ़ा था वो सेंटेंस? जो भी न्यू बिजनेस है उनका जो ईयर है वो कब से चालू होगा? जिस दिन उन्होंने बिजनेस चालू किया, समझो दिसंबर में उसने बिजनेस चालू किया, तो दिसंबर से लेकर मार्च तक उसका प्रीवियस ईयर बन जाएगा, क्योंकि न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो ईयर है वो जिस दिन उसका बिजनेस चालू हो गया उससे लेके मार्च तक उसका बिजनेस रहने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बंदे ने ठंडी के दिन चालू हो गए अपने, तो दिसंबर मंथ में इसने भजी की गाड़ी लगा दी, एक अच्छा बड़ा बिजनेस सेट करने के इसने प्लान कर लिया दिसंबर मंथ में,
दिसंबर मंथ में उसने अच्छा बिजनेस चालू करने की कोशिश की यहाँ पे, और इसका बिजनेस देखते देखते इतना बढ़ गया, और फेब में इसका बिजनेस खत्म हो गया। ये क्या बड़बड़ कर रहा है भाई तू? दिसंबर में बिजनेस चालू कर दिया, बहुत बढ़ गया, और फेब में खत्म हो गया। हाँ, मेरा एग्जाम्पल ना, मेरी मर्जी, मेरा एग्जाम्पल, मेरी मर्जी, मेरा राजा मेरी प्यादी। वाह वाह वाह। तो दिसंबर में इसने बिजनेस चालू किया, और फेब में इसका बिजनेस खत्म हो गया। फेब में इसका बिजनेस खत्म हो गया। ये पीरियड में उसने बहुत सारा पैसा छापा रे भाई, बहुत अंधा पैसा छापा, अंधा। इतना बिजनेस किया उसने, इतना बिजनेस किया, 2-3 मंथ में बस उसने भजिए बेच, गली गली सड़के सड़के मोहल्ले मोहल्ले में इसने जा जाके भजिए बेच, गरम गरम भजी, अपने सामने ऐसे उबलता हुआ ऑयल है, उबलता हुआ तेल है, और उसमें वो भजिए तल रहा है मस्त। इतना बड़ा बिजनेस फेब में बंद हो गया, बंद हो गया, अरे बिजनेस ही बंद हो गया। फेब में उसका वैलेंटाइन वीक में कहीं और ध्यान लगने लग गया, और बिजनेस बंद हो गया, खत्म, सब खत्म। अब इसके ऊपर का जो इनकम है, तो गवर्नमेंट बोलेंगे, ए तूने बिजनेस किया, तूने बिजनेस किया, बहुत बड़ा बिजनेस किया तूने, बहुत बड़ा, इसके ऊपर का टैक्स दे दे हमको, इसके ऊपर का टैक्स दे दे हमको। तो ये क्या बोलेगा, अरे भाई साहब, गवर्नमेंट जी, निर्मला जी, मोदी जी, जो इनकम मैंने प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, उसका टैक्स मैं कब पे करूंगा? असेसमेंट ईयर में। उसका टैक्स मैं कब पे करूंगा? असेसमेंट ईयर में। पर मेरा बिजनेस ही यहाँ पे खत्म हो गया है भाई, तो मैं असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स दूंगा ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, तेरा बिजनेस बंद हो गया, तेरा बिजनेस बंद हो गया। भले ही जनरल रूल है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स तुझे असेसमेंट ईयर में पे करना है, प्रीवियस ईयर का इनकम जो अर्न किया है तूने, उसका टैक्स तुझे असेसमेंट ईयर में पे करना है, पर तेरा बिजनेस खत्म हो गया रे, तेरा बिजनेस ही तूने बंद कर दिया, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स तू असेसमेंट ईयर में कैसे देगा? ये बोलेगा पक्का दूंगा मैं, पक्का। गवर्नमेंट बोलेंगी नहीं, चल तेरा प्रीवियस ईयर तेरे को हम असेसमेंट ईयर कर देंगे, तो तेरा भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर अपना असेसमेंट ईयर बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे खत्म हो गया है। तो गवर्नमेंट बोलेंगी, इसको बेटा, जो तेरा प्रीवियस ईयर है ना, वही तेरा असेसमेंट ईयर बन जाएगा, और तुझे टैक्स भी अब भी देना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये अपना रह गया थर्ड एक्सेप्शन। तो फर्स्ट एक्सेप्शन अपन क्या पढ़ रहे थे? एग्जाम्पल में बहुत ही खोए जा रहे अपन। तो आज अपन ने क्या चालू की दिया? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल के पिछले के साल, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर मतलब 1 अप्रैल से जो चालू होने वाला ईयर है, 12 मंथ का कालावधि है, 12 मंथ का पीरियड जो है, उसको अपन असेसमेंट ईयर बोलने वाले। जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल ये बोलता है कि इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, जो जिसका ऊपर का टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना है। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस देख रहे थे अपन। सबसे पहला एक्सेप्शन अपन ने क्या देखा था? नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। उसके बाद में गणपति बापा का एग्जांपल लिया था अपन ने, एओपी बीओआई, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और फिर पर्टिकुलर इवेंट। उसके बाद में जो भजी तल रहा था एक आदमी, उसका एग्जांपल ले लिया था अपन ने, वो हो गया था अपना डिसकंटिन्यूड बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। उसके बाद का एग्जांपल लेते चलो। उसके बाद एक आदमी, समझो मैं हूं, मेरे पास है ना बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी। इसमें मैं बहुत सारा पैसा कमाई करता हूँ, बहुत सारा पैसा छापता हूँ, इसमें अंधा पैसा है मेरे पास। मेरी ये रूम की दीवारें है ना, हाँ, ये रूम की दीवारें नहीं, यहाँ पे पैसे लगे हुए सबके सब, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं नजर लग जाएंगे ना मेरे पैसों को, दिखाई नहीं दे रहा, दिखा रहा नहीं मैं, ये यहाँ पे पूरे पैसे है, हर तरफ पैसे है। यहाँ पे नीचे भी पैसे बिछाए हुए मैंने, यहाँ मैट नहीं, कोई पैसा है पैसा। तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी जिसमें बहुत सारा पैसा छापता हूँ मैं। अब मेरे को पता है कि गवर्नमेंट को अगर समझ में आया मेरी प्रॉपर्टी और मैं बहुत सारा पैसा छापता हूँ इसमें, तो गवर्नमेंट मुझे टैक्स पे करने लगेगी। तो ये क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैं किसी को ट्रांसफर कर देता हूँ, और गवर्नमेंट को बोलेंगे, देख
मैंने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, मेरे पास कोई टैक्स नहीं है, मेरे पास कोई टैक्स के लिए लायबल नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट को बोलेंगे देख तू नहीं है मेरे पास कुछ भी। अब गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, बेटा ये तूने ना टैक्स चोरी करने के लिए किया है, तूने टैक्स चोरी करने के लिए किया है। अगर तेरे पास ये प्रॉपर्टी होती तो तू टैक्स पे करता क्या? मैं बोला हाँ तब तो करता, तो अभी भी कर दे। अरे पर मैंने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी है ना भाई। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, तूने यहाँ पे टैक्स चोरी करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, टैक्स चोरी करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट अपना हो गया पर्सन पर्सन likely to transfer likely to transfer property to avoid tax। तो जो भी इंसान, जो भी पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी को, क्यों ट्रांसफर कर रहा है? क्योंकि उसको टैक्स अवॉइड करना है, टैक्स अवॉइड करना है। तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर उसका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। मतलब जो साल उसने पैसा कमाई किया है, जो साल उसने पैसा कमाई किया है, जिस साल उसने इनकम अर्न किया है, उसी साल उसका टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, उसी साल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हो गया अपना फोर्थ एक्सेप्शन। किसका? प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में ही पे करना है। रॉकी, सलाम रॉकी भाई। ये रॉकी, रॉकी भाई केजीएफ वाले, अपने रॉकी भाई केजीएफ वाले। रॉकी भाई ने बहुत पैसा छापा रहे भाई, बहुत पैसा, अंधा पैसा छाप रहे रॉकी भाई अभी। अब रॉकी भाई बहुत पैसा छाप रहे। अब रॉकी भाई को क्या हो गया, इंडिया से बोर हो गए रे वो। इंडिया छोटा मार्केट है इंडिया, अपने को ग्लोबल मार्केट चाहिए अभी। पूरे हिंदुस्तान के डॉन तो अपन थे ही, अपने को अब पूरी दुनिया का डॉन बनना है रे। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में होनी चाहिए, ऐसा डॉन बनना है अपने को। अब रॉकी भाई चले गए इंडिया छोड़ के, निकल रहे वो, देखो जा रहे, देखो जा रहे, दूर दूर जा रहे, छोटे छोटे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे, देखो दूर दूर चले गए। अब रॉकी भाई जब इंडिया से निकल रहे थे तो गवर्नमेंट बोलेंगे, मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी ए रॉकी रुक, भारत में हिंदुस्तान में तूने पैसा कमाई किया ना? रॉकी बोलेंगे हाँ कमाई तो किया, पर मैं जा रहा अभी, तुम देख लो। मोदी जी बोलेंगे नहीं, तू इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, तू इस साल अगर 25-26 में तू इंडिया छोड़ के जा रहा है, मतलब अप्रैल से लेके उसने फेब तक बहुत पैसा छापा, बहुत पैसा छापा, और जैसे ही वैलेंटाइन डे आ गया वो निकल रहा, इंडिया छोड़ के निकल रहा, वो इंडिया छोड़ के निकल रहा। जैसे उसको पता चला फॉरेन में अच्छे अच्छे लड़कियां हैं, उसको एक लड़की पसंद आ गई, निकल गया वो इंडिया छोड़ के। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेंगे, गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, तू इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स है ना प्रीवियस ईयर में ही पे करके जा, प्रीवियस ईयर का टैक्स तू प्रीवियस ईयर में ही पे करके जा। तो लास्ट और आखिरी एक्सेप्शन अपना पर्सन लिविंग इंडिया। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स इन लोगों को प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स इन लोगों को प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। ये कुछ रहे एक्सेप्शंस किसके? जनरल रूल के। कौन सा जनरल रूल? प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में जो अपन ने इनकम अर्न की है उसका टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा। पर ये कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिनको प्रीवियस ईयर का टैक्स है ना प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा, इनके लिए प्रीवियस ईयर ही उनका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। अरे देखो समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? जो अब तक पढ़ा अपन ने वो बस थेरी थेरी कंटेंट था, यहाँ से थोड़ा अपने को अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चालू होने वाला है, यहाँ से अभी अपने को अच्छे खासे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। चलो ये हो गया अपनी बात।
कोई लिख रहा होगा, देख रहा होगा, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होगा, तो लिख लो, देख लो एक बार, थोड़ा पानी पी लो। चलो, अब अपन ने क्या क्या पढ़ा, प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना है, इनकम जो अर्न की है उसका टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना है। कुछ एक्सेप्शंस देखा अपन ने जिसमें प्रीवियस ईयर का टैक्स उनको प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ अलग सी, कुछ डिफरेंट सी, क्या, टोटल इनकम कंप्यूटेशन, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे करने वाले हैं? क्या बज रहा है रे भाई? ठीक है, पता है बोलो हमको। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन। अब मैंने आपको इंडेक्स पढ़ा था, इंडेक्स मतलब इंडेक्स समझने की कोशिश की थी अपन ने, कौन सा चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको तब दिया था हर एक चैप्टर का। सबसे पहले टोटल इनकम का कंप्यूटेशन जब अपने को करना है, टोटल इनकम का अपने को कंप्यूटेशन जब करना है, देखो अपन चार्जिंग सेक्शन पढ़ते थे, चार्जिंग सेक्शन में, चलो एक बार चार्जिंग सेक्शन में जाते हैं। चार्जिंग सेक्शन में रेट प्रिस्क्राइब अपन पढ़ने वाले, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने, हाँ, पर्सन के साथ साथ असिसी की डेफिनेशन भी उसके रिलेटेड थे, तो असिसी की डेफिनेशन भी अपने पढ़ ली। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, ओके। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने, ओके। प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना है, यहाँ पे लिखा है ये, तो यार प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को assessment tax is chargeable on total income earned in previous year and not in assessment year। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को असेसमेंट ईयर में पे करना है, ये भी समझ में आया अपने को, ओके। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में जो अपन ने इनकम अर्न की है उसका टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा, ये भी पढ़ लिया अपन ने, ओके। अब जो टोटल इनकम का कैलकुलेशन रहेगा, टोटल कैसे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, वो अपन पढ़ेंगे। रेट प्रिस्क्राइब पूरा इनकम टैक्स पढ़ना है अपने को। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ ली, टोटल इनकम पढ़ लिया, टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम का भी अपन कैलकुलेशन पढ़ने वाले, कैसे अपना टोटल इनकम कैलकुलेट होगा। प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, असेसमेंट ईयर पढ़ लिया, टैक्स इज चार्जेबल इन असेसमेंट ईयर वो भी पढ़ लिया। अब टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें अपन घुस रहे हैं अभी हल्लू हल्लू। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का कैलकुलेशन करते समय सबसे पहली चीज अपने को याद रखनी, सबसे पहली चीज अपने को याद रखनी, क्या याद रखना है, देखो, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले अपने को उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। जब मैं आपको इंडेक्स पढ़ा रहा था, जब मैं आपको इंडेक्स समझा रहा था, जब अपन वेट देख रहे थे हर एक चैप्टर का, तब अपन रेसिडेंशियल स्टेटस नाम का चैप्टर के बारे में देखा था, थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन आपको दिया था मैंने। नेक्स्ट चैप्टर अपना रेसिडेंशियल स्टेटस ही रहने वाला है, इसमें अपन पढ़ने वाले वो चैप्टर में। पर अब यहाँ पे अपने को टोटल इनकम का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा कि वो भारत का रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। अगर कोई इंसान भारत में बस घूमने के लिए आ रहा है तो क्या भारत में वो टैक्स देगा क्या? नहीं। कोई इंसान भारत में किसी से मिलने आ रहा है और चले जा रहा है, एक दो दिन में मीटिंग है किसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग, चले जा रहा है, तो क्या वो टैक्स पे करेंगे क्या? नहीं।
कोई इंसान वैलेंटाइन डे के लिए इंडिया में आ रहा है, दिवाली मनाने के लिए इंडिया में आ रहा है, दशहरा मनाने के लिए इंडिया में आ रहा है, तो क्या वो इंडिया में टैक्स देगा क्या? नहीं, क्योंकि वो इनकम ही अर्न नहीं कर रहा है यार। कोई इंडिया में आ रहा है पैसा अर्न करने के लिए, फिरंगी है, फॉरेन से कोई इंडिया आ रहा है, पैसा अर्न कर रहा है, वो टैक्स देगा क्या? हाँ देगा। इंडिया में कोई पैसा अर्न कर रहा है, टैक्स देगा क्या? हाँ देगा। क्या फॉरेन के टैक्स रेट अलग रहेंगे? हाँ। मतलब जो फॉरेन का बंदा यहाँ पे आ रहा है, पैसा कमाई कर रहा है, क्या उसके टैक्स रेट अलग रहेंगे? हाँ। जो इंडिया में, जो हिंदुस्तान के, जो भारत के नागरिक है, उनके लिए टैक्स रेट अलग रहेंगे क्या? हाँ। क्योंकि अपन इधर की है रे, लोकल। लोकल है अपन, लोकल। लोकल को अपन बहुत सारे, अरे जान पहचान का है ना, चलो डिस्काउंट तुझे, ऐसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी बोलेंगे अरे तू लोकल है, अपना ही बंदा है, अरे भाई अपनी ही बंदी है तू, चल तुझे डिस्काउंट, ऐसा भी हो सकता है। कोई फिरंगी आएगा, अरे यार आप अगर इंडिया में रहते हो ना, अगर आप इंडिया इंडिया में रहते थे तो आपको अपन अच्छा थोड़ा डिस्काउंट दे देते थे। पर क्या है, आप उधर रहते हो अभी, उधर जाओगे सारा पैसा लेके, हमारा पैसा, हमारी खून पसीने की मेहनत, आपकी इनकम हो रही, तो आप पैसा लेके जा रहे हो, आपके लिए ज्यादा टैक्स, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ये सारी चीजें अपन रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर सबसे पहले अपने को टोटल इनकम का कैलकुलेशन करते समय अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बंदा, वो बंदी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ROI है, RNOR है, NR है, ये सारी चीजें अपन रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले अपने को क्या देखना है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। अब अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया उसका, अब उसका इनकम आएगा। अब इनकम का बहुत सारी जगह से पैसा आएगा। जब मैंने इंडेक्स पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था इनकम के सोर्स अनलिमिटेड है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मैं चोरी कर रहा हूं, डकैती कर रहा हूं, उससे पैसा कमाई कर रहा हूं, क्या वो मेरा इनकम है क्या? हाँ मेरा इनकम है। क्या मुझे उसके टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? हाँ मुझे उसके टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इनकम है वो। तो इनकम के सोर्सेज जो है, इनकम के सोर्सेज जो है, इनकम का सोर्स जो है, मेरा बिजनेस है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, मेरे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, बहुत सारी फ्रेंचाइजी है मेरी, मैंने कुछ पैसे दे के लगे, लोगों को दे के रखे, इंटरेस्ट लगाता हूं मैं उस पे, मेरे बैंक में बहुत बड़े 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 FD है, मेरे डिबेंचर्स है, मेरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मेरे सब, मुझे सब जगह से पैसे आते हैं। तो जो सोर्सेस है इनकम अर्न करने के, जो सोर्स है वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, जो, तो सोर्स अनलिमिटेड है। पर अपने को इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इनकम टैक्स में अपने को कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी अपन टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो अपना पैसा कमाई कर रहे हैं अपन, जो अनलिमिटेड सोर्सेस है अपने पैसा कमाई करने के, तो ये जो पैसा आने के बाद अपने को इसको बाइफरगेट करना पड़ेगा 5 हेड में। जो मैंने आपको सेम एग्जांपल, सेम चीज है, मैंने जब इंडेक्स पढ़ाया था आपको, जब अपन वेट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था, तब मैं शायद आपको बताया था। अब ये जो पैसा कमाई हो रहा है अपना, जो पैसे कमाई कर रहे हैं अपन, इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। जो सारा पैसा आ रहा है अपने पास, क्लासिफाई इनकम अंडर 5 हेड्स, क्लासिफाई करना पड़ेगा अपने को ये पैसा 5 हेड्स में, जिसकी शुरुआत होने वाली है सबसे पहले सैलरी। मैं किधर जॉब कर रहा हूं, उसके पैसे क्या आएंगे सैलरी में? हाउस प्रॉपर्टी, कोई मेरी प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे के रखी है, उसका रेंट आ रहा है मुझे, इसमें आएगा हाउस प्रॉपर्टी में। कैपिटल गेन, जिसको अपन बोलेंगे अभी CG। अब तक अपन ने CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूज किया, अब यहाँ से CG अपन कैपिटल गेन के लिए भी यूज करेंगे। HP हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद में मेरे बिजनेस है, उसका पैसा आ रहा है, क्या आएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ
बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको अपन पैर से अब बोलने वाले हैं PGBP। और सबसे आखिरी में अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये पांच हेड में अपने को पूरा का पूरा बाइफरगेट करना पड़ेगा। जो भी अपना इनकम है वो अपने को सैलरी में, HP में, PGBP में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेस में अपने को इसका बाइफरकेशन करना पड़ेगा। तो ये अपने रहे पांच हेड। अब अपन ने पैसा कमाई करके इसको हर एक अलग अलग सेक्शन में अपन ने डाल दिया। सैलरी का पैसा सैलरी में डाल दिया, हाउस प्रॉपर्टी का पैसा हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया, कैपिटल गेन का पैसा कैपिटल गेन में डाल दिया, PGBP का पैसा PGBP अदर सोर्सेस में, जो इधर नहीं आया वो अदर सोर्सेस में चला गया। अब ये पैसा तो अपन ने कर लिया, ये सारा रहा अपना इनकम, ये अपना हो गया इनकम। अब इनकम होने के बाद मैंने आपको वेट के टाइम में फिर से बताया था कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा माइनर चाइल्ड है, बहुत पैसा कमाता है, वो मेरे से ज्यादा वो पैसा कमाता है, मेरा बच्चा बहुत पैसा कमाता है, उसका कोई इनकम है जो मेरे हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, क्योंकि वो माइनर चाइल्ड है, उसका इनकम मेरे इनकम के अंदर क्लब हो जाएगा, मेरे इनकम के अंदर उसका इनकम क्लब हो जाएगा। हाँ, तो उसका भी अपने को यहाँ पे तड़का लगाना पड़ेगा, क्लबिंग प्रोविजन। तो कोई ऐसा इंसान है जिसका इनकम मेरे इनकम में मर्ज होने वाला है, मेरी इनकम में क्लब होने वाला है, तो वो भी इनकम मुझे ऐड करना पड़ेगा मेरे इनकम में। तो ऊपर का जो पैसा है वो तो मेरा है, पर इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा क्लबिंग का प्रोविजन, मुझे यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे और एक चीज ऐड या लेस करनी पड़ेगी, और एक चीज ऐड या लेस करनी पड़ेगी, वो है अपना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। जो भी है मेरा सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन यहाँ पे मुझे लगाने पड़ेंगे। तो इनकम तो अर्न कर लिया मैंने, इनकम अर्न करने के बाद कोई मेरा ऐसा इनकम है जो मेरे अंदर क्लब होने वाला है, किसी का इनकम मेरे इनकम में क्लब होने वाला है, तो मुझे क्लब करना पड़ेगा। उसके बाद में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन मुझे लगाना पड़ेगा। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन लगाने के बाद मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्रॉस टोटल इनकम, ये मेरा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम में से मुझे कुछ डिडक्शंस मिलने वाले हैं। मैं LIC पे करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने कुछ डोनेशंस दे दिए कुछ अच्छी मंदिर को, तो ये जो डोनेशंस है ये इसका मुझे मिलेगा डिडक्शंस, ये मुझे लेस करना पड़ेगा, और इसके नीचे आ जाएगा अपना टोटल इनकम, इसके नीचे आ जाएगा मेरा टोटल इनकम। तो देखो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है, सबसे पहले अपने को उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद अगर वो रेसिडेंट रहा नॉन रेसिडेंट रहा उसके हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेशन आएगा।
अब रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया आपने, उसको बाजू रख दो रेसिडेंशियल स्टेटस को। अब वो चीजें देखो जहां से उसको इनकम आ रही है, हर एक सोर्स देखो जहां से उसको पैसे कमाई कर रहा है वो। अब हर एक सोर्स अपन ने पैसे कलेक्ट कर लिए वहां से। अब पैसे कलेक्ट करने के बाद उसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 5 हेड में, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इसमें अपन ने पूरा पैसा डिवाइड कर लिया। अब उसका टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग रहेगा। जैसे जैसे अपन हर एक हेड पढ़ेंगे अपने को समझ में आएगा कि वो हेड में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इसका अपन ने पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेशन उसी हेड में कर लिया, वो आ जाएगा अपना। उसके बाद ये जो 5 हेड है उसको अपन फिर से मर्ज कर देंगे, 5 हेड है उसको फिर से मर्ज कर देंगे, वो आ जाएगा अपना टोटल इनकम, वो आ जाएगा अपना इनकम। इनकम में से अपने को क्लबिंग की प्रोविजन लगानी पड़ेगी कि जो कोई अदर इनकम, जो कोई पर्सन है जिसका इनकम मेरे इनकम के अंडर क्लब होने वाला है, मेरे इनकम में मर्ज होने वाला है, उसका पैसा मुझे मेरे इनकम में ऐड करना पड़ेगा। कुछ मेरे प्रीवियस ईयर के लॉसेस रहे, कुछ मेरे अदर हेड के लॉसेस रहे जो मुझे सेट ऑफ करने हैं, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर के लॉसेस मुझे कैरी फॉरवर्ड करने हैं, उसका एडजस्टमेंट यही हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, ये आ जाएगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से मुझे डिडक्शंस माइनस कर देने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U चैप्टर नंबर 6 जो है अपना, उसके डिडक्शन मुझे माइनस कर देने पड़ेंगे। अपन डिडक्शन चैप्टर में उसके रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो आएगा अपना आएगा टोटल इनकम, जो आएगा अपना आएगा वो टोटल इनकम ऑन विच टैक्स इज कैलकुलेटेड, ऑन विच टैक्स इज कैलकुलेटेड। तो इस इनकम के ऊपर अपने को टैक्स पे करना है। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या याद? तो कौन से इनकम के ऊपर अपने को टैक्स पे करना है? टोटल इनकम। तो देखो चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे अपन, कहा थे अपन? चार्जिंग सेक्शन में पर्सन पढ़ लिया, असेसी पढ़ लिया, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है पढ़ लिया, प्रीवियस क्या ईयर क्या होता है पढ़ लिया, असेसमेंट ईयर क्या होता है पढ़ लिया, जनरल रूल क्या होता है वो भी अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया है। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं, अब जाते हैं अपन हलू हलू रेट्स में, रेट में जाते हैं अपन। उससे पहले टोटल इनकम जो है ना उसका और एक डिस्कशन, थोड़ा सा डिस्कशन। अच्छा टोटल इनकम का तो डिस्कशन हो गया, अब रेट के बारे में ही बात करने हैं अपने को। फिर से पेज खत्म हो गया, तो डुप्लीकेट मार लेता मैं, पेज ऐड करना पड़ेगा नहीं तो फिर से। ओके अब टैक्स रेट के बारे में अपन बात करने वाले हैं, जो प्रिस्क्राइब रेट है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब अपना यहाँ पे भाई टोटल इनकम, ये अपना टोटल इनकम आ गया, टोटल इनकम, टोटल इनकम। अब मेरी एक बात समझो, अब मेरी एक बात समझो, जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में कुछ ऐसी इनकम रहेंगी जो जनरल इनकम रहेंगी, टोटल इनकम में कुछ ऐसी इनकम रहेंगी जो जनरल इनकम रहेंगी, और कुछ ऐसी इनकम रहेंगी जो स्पेशल इनकम रहेंगी। क्या बोला मैंने? टोटल इनकम में कुछ ऐसी इनकम रहेंगी जो जनरल इनकम रहेंगी, और कुछ ऐसी इनकम रहेंगी जो स्पेशल इनकम रहेंगी। जनरल इनकम, स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम मतलब कुछ स्पेशल इसमें, कुछ स्पेशल इनकम इसमें।
तो स्पेशल इनकम है, कुछ स्पेशल है इसमें, तो इनको लगेगा स्पेशल टैक्स रेट, इनको लगेगा स्पेशल टैक्स रेट, पर जो जनरल इनकम है उनको लगेंगे जनरल स्लैब रेट, जनरल टैक्स रेट। तो स्पेशल इनकम कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कुछ प्रॉपर्टी बेची अपन ने, उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये सारी चीजें जो है, अपन ने लॉटरी के इनकम कमाई, अपन ने लॉटरी, लॉटरी लग गई अपने को, 10 करोड़ की लॉटरी लगी, 7 करोड़ की लॉटरी लगे अपने को, 7 करोड़ की लॉटरी लगे अपने को। ये जो लॉटरी है, मैं कौन बनेगा? करोड़पति खेलने गया, वहां पे मुझे 7 करोड़ रुपए मिले। ये जो इनकम है, ये स्पेशल इनकम है। मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ रे भाई, बहुत वेल्ला हूँ, ऑनलाइन गेम खेलता, इसमें मुझे पैसा मिला है, स्पेशल इनकम। पढ़ेंगे अपने को समझ में आएगा, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे हर एक हेड में कुछ ना कुछ स्पेशल इनकम मिलेंगी अपने को, जो स्पेशल रेट से टैक्स होंगी, और जो बाकी इनकम है वो जनरल रेट से टैक्स होंगी। इसमें देखा जाए तो कैपिटल गेन में ज्यादा स्पेशल रेट मिलेंगे आपको, बाकी सब तो अपना जनरल इनकम में ट्रीट हो जाएगा। तो जनरल इनकम रहा तो जनरल टैक्स रेट, स्पेशल इनकम रहा तो स्पेशल टैक्स रेट उसको लग जाएंगे, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इसको ज्यादा टैक्स लगेगा, इसको कम टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीजें अपने को स्पेशल टैक्स रेट में आएंगी, जिसको अपने को स्पेशल इनकम बोलना है, स्पेशल टैक्स रेट में आएंगी जिसको अपने को स्पेशल इनकम बोलना है। ये आ गया अपना। अब ये यहाँ पे टोटल इनकम आ गया, टोटल इनकम के ऊपर का अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो उसका आ गया अपने का टैक्स, ये आ गया अपना टैक्स। यहाँ पे अपने को टैक्स की बातें कर रहे हैं अपन, इनकम की नहीं। तो टोटल इनकम में जनरल इनकम का जनरल टैक्स रेट आ जाएगा, स्पेशल इनकम का स्पेशल टैक्स रेट आ जाएगा। ये आ गया अपना टैक्स, ये आ गया अपना टैक्स, यहाँ पे टैक्स आ गया अपना। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो लेस हो जाएंगी, एक चीज जो है यहाँ पे लेस हो जाएंगी, और वो है अपना रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या होता है रिबेट? डिस्काउंट, एक छोटू सा डिस्काउंट जो कुछ लोगों को मिलता है भारत में। जो लोग बोलते हैं ना कि आपने को 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख टैक्स नहीं लगेगा, 7,20,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, वो क्यों नहीं लगता है? रिबेट की वजह से। ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज, नींबू भाषा, नींबू भाषा। रिबेट जो होता है डिस्काउंट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले जब अपन रिबेट पढ़ने वाले। तो यहाँ पे बस अपने को टैक्स जो आने वाले है उसमें से अपने को रिबेट माइनस करना है, रिबेट माइनस करना है। अब आ जाएगा अपना नेट टैक्स आफ्टर रिबेट, नेट टैक्स आफ्टर रिबेट। अब यह आ गया नेट टैक्स आफ्टर रिबेट। अब यहाँ पे अपने को कुछ चीजें जो है वो टैक्स में ऐड करनी पड़ती, फिर से कुछ चीजें अपने को टैक्स में ऐड करनी पड़ती है, जिसमें अपना आता है सबसे पहले सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आता है अपना 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो नेट टैक्स आफ्टर रिबेट आ गया अपना, नेट टैक्स आफ्टर रिबेट आ गया अपना, उसमें अपना सरचार्ज ऐड हो जाएगा, सरचार्ज अपना ऐड हो जाएगा, और HEC अपना ऐड हो जाएगा 4%। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है समझे आ जाएगा आपको बाद में।
कि HEC जो है वो अपने को टैक्स में ऐड करना है, सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, उसका अलग अलग टैक्स रेट देख रहे हैं सरचार्ज के, रिबेट कैसे होता है, बस ये एक जनरल फॉर्मेट है, वो अपने को याद रखना है। ये अपना आ गया टैक्स, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। इसमें से अपने को लेस करना है TDS, TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो इसके लिए टैक्स है, जो इसके लिए टैक्स है, मतलब किसी ने इसको पैसे दिए होंगे, अपने पर्सन को पैसे दिए होंगे, जिसमें TDS उसने डिडक्ट करके देखा होगा। मैंने आपको जब इंडेक्स पढ़ाया था तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई ऐसे झोल वाले आदमी जो बहुत सारी झोल कर दे, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्रोफेशनल है, जिनको बहुत दिमाग है पैसे की हेरा फेरी करने का, तो उनको क्या बोलता है गवर्नमेंट, क्या बोलता है, जब भी आप ऐसे प्रोफेशनल को पैसा दोगे तब आप 194J के अंडर इसको 10% पैसा डिडक्ट करके दोगे और उसका टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा हो गया, ऐसा अपन उसको दिखाएंगे। तो ये जो TDS है वो अपना ऑलरेडी पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जमा है, ऑलरेडी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा है, तो उसकी वजह से यहाँ से अपने को वो लेस करना पड़ेगा, यहाँ से अपने को वो लेस करने पड़ेगा, और जो आया है वो आखिरी में ये अपना आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल, ये आ जाएगा अपना नेट टैक्स पेएबल। अरे समझ में आया क्या, बोलो ना, समझ में आया? तो देखो अपना टैक्स टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया। अब अपन बात कर रहे थे जनरल इनकम, जनरल इनकम के ऊपर जनरल टैक्स रेट लगेगा, स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा, और उसके बाद अपन ने बात की थी रिबेट कैसे माइनस होगा, उसके बाद में सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से टोटल इनकम, उसमें से TDS TCS माइनस किया जाएगा और अपना नेट टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट ये अपना आ जाएगा। समझा इतना? समझा क्या इतना? चलो अब एक आखिरी पॉइंट कवर कर लेते हैं 5 मिनट में, और आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आखिरी पॉइंट क्या है आज का अपना, समथिंग अबाउट टोटल इनकम। इसके लिए अपन पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ में क्या पढ़ रहे हैं अपन, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है वो राउंड ऑफ, वो राउंड ऑफ हो जाएगा अंडर सेक्शन 288A के अंतर्गत, वो राउंड ऑफ हो जाएगा, और टैक्स पेएबल जो है, टैक्स पेएबल जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, वो राउंड ऑफ हो जाएगा अंडर सेक्शन 288B के अंतर्गत, वो राउंड ऑफ हो जाएगा। कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट ₹10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट ₹10। तो जो भी अपना टोटल इनकम आया है, जो भी अपना यहाँ पे टोटल इनकम आया है, जो भी अपना यहाँ पे टोटल इनकम आया है, उसको अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उसको अपने को राउंड ऑफ करने पड़ेगा नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 10 उसको अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और जो भी अपना यहाँ पे टैक्स आ रहा है, जो भी अपना यहाँ पे टैक्स आ रहा है, जो भी अपना यहाँ पे टैक्स आ रहा है, उसको भी अपने को यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उसको भी अपने को यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10। मतलब चलो एग्जांपल से समझ लेते तुरंत, और कंसेप्ट यहाँ पे अपन खत्म करते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल टोटल इनकम, टोटल इनकम जो है अपना, और ये अपना राउंड ऑफ, तो टोटल इनकम को अपने को नियरेस्ट 100 से करना है, तो अगर नियरेस्ट 10 से करना है, तो अपना टोटल इनकम समझो 1014,515 रहा,
तो अगर 5 या 5 से ऊपर का है, 5 या 5 से ऊपर का है तो उसको हायर साइड राउंड ऑफ कर देंगे 1014,520। नॉर्मल चीज है रे। अगर 5 या 5 से ऊपर का रहा, 5 या 5 से ऊपर का रहा तो उसको अपन हायर साइड राउंड ऑफ कर देंगे। समझो 94513 रहा, अपना टोटल इनकम 94513 रहा, तो इसको कैसे राउंड ऑफ कर देंगे 94510। 5 से कम है, कुछ ज्यादा रहा 10153 इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे 101,540। तो देखो 5 या 5 से ऊपर का रहा, अपने को यहाँ पे आखिरी फिगर देखनी है, अपने को यहाँ पे आखिरी फिगर देखनी है, अपने को यहाँ पे आखिरी फिगर देखनी है। अगर 5 या 5 से ज्यादा का रहा, 5 या 5 से ज्यादा का रहा, 5 या 5 से ज्यादा का रहा, तो अपने को उसको हायर साइड राउंड ऑफ कर देने का, हायर साइड राउंड ऑफ कर देने का है। पर 5 से कम रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 रहा, 1 2 3 4 रहा, तो उसको अपने को लोअर साइड राउंड ऑफ करता है, लोअर साइड राउंड ऑफ करना है। समझ में आया क्या? टैक्स पेएबल के लिए भी सेम, टैक्स पेएबल के लिए भी सेम, टैक्स पेएबल राउंड ऑफ, राउंड ऑफ 53102 अगर टैक्स रहा अपना तो कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट टू 10, जो लोअर साइड राउंड ऑफ रहेगा। अगर 675813 रहा तो कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा 675810। 52317 रहा, कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा 52320। आखिरी फिगर 7 है, 101535 रहा, 101540, ये अपना टैक्स आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे आखिरी फिगर पे फोकस करना रहेगा। आखिरी फिगर अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हायर साइड राउंड ऑफ कर दो, और आखिरी फिगर अगर 1 2 3 4 है तो लोअर साइड उसको राउंड ऑफ कर दो, क्योंकि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 अपने को करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। अगर आपने एग्जाम में ये भी चीज नहीं की, राउंड ऑफ कितनी सिंपल चीज है देखो, कि बस अपने को टोटल इनकम राउंड ऑफ करना है, टोटल टैक्स राउंड ऑफ करना है, ये चीज भी अपन ने कर दी, अगर स्किप हो गई तो आपका 1 मार्क जाएगा। कितनी सिंपल चीज है, कुछ भी है क्या इसमें, ये कंसेप्ट में कुछ है क्या, लॉजिक है क्या? पर अपन ने अगर राउंड ऑफ कर दिया तो अपने को प्रॉपर प्रेजेंटेशन लगेगा, पर राउंड ऑफ भूल गए आप, गया 1 मार्क। तो ये सारी चीजें अपने को एग्जाम में ऐसे हल्लू हल्लू अपन डेवलप हो रहे हैं अभी, एक एक चीज अपने को यहाँ पे समझनी है। तो आज का लेक्चर यही अपन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, टाटा बाय बाय।